नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, शैक्षिक मनोविज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को। लास्ट टाइम में व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते किसे हैं, उसकी कुछ परिभाषाएं और प्रकारों को हमने भली भांति पढ़ लिया था। आज इसी में आगे बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, कारक या फिर कारण। चाहे आपको तत्व पूछे, कारक पूछे या उसका कारण पूछे, एक ही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण वे हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को जन्म देते हैं। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इनका जन्म किस प्रकार से होता है, यही इसके क्या है, कारण है। और ये बहुत सारे हैं, जिनमें पहला आपका है वंशानुक्रम या आनुवंशिकता, हेरिडिटी। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? जो पीढ़ियों से अपने को मिलता है। अब वो हूबहू उनके जैसा भी हो सकता है या उनके एकदम विपरीत भी हो सकता है। जैसे आपके पिता दिख रहे हैं, उनके बिल्कुल विपरीत दिखना। आपके पिता हैं, उनमें अच्छे गुण हैं और इस बच्चे में उनके बिल्कुल विपरीत, यानी सिर्फ उनमें बुराई ही बुराई है, उस विद्यार्थी में, बच्चे में, व्यक्ति विशेष में। और पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। या यह भी हो सकता है कि आपके माता पिता में बहुत अच्छे गुण थे, अच्छे जीन्स थे, तो आप में भी उसी प्रकार के जीन्स का मौजूद होना, उसी प्रकार के आप भी दिखना। तो इसी को कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। देखिए, वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पहला प्रमुख कारण है। रूसो, पियर्सन, टर्मन, गाल्टन आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं, जिन्होंने इसका समर्थन किया था। माता पिता के जिन से, यानी उसके गुण और विशेषताएं मिले जुले रूप में बच्चों को मिलते हैं। अतः बच्चों की शारीरिक, सामाजिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता है। बच्चे का शरीर कैसा होगा, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार का होगा, चरित्र किस प्रकार के उसमें गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। एक मनोवैज्ञानिक जे थॉमसन हैं, उनके अनुसार देखिए, वंशक्रम प्रजातीय संबंधों को संतति दर संतति को प्रभावित करने वाला सरल शब्द है। यह कहा था जे थॉमसन ने। बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ना होकर के पूर्वजों से भी होता है। जैसे उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, परदादा है, पर नानी है। इसलिए 3 नियम लागू होते हैं, एक समानता का, एक भिन्नता का, एक प्रत्यागमन का नियम। समानता मतलब जैसे माता पिता में गुण वैसे ही संतान में। भिन्नता, माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान। और एक है प्रत्यागमन, यानी माता पिता उनके ठीक विपरीत गुण आना, यह प्रत्यागमन है। तो तीनों नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के ये नियम, एक समानता, एक भिन्नता और एक प्रत्यागमन। मान्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम में अंतर होता जाता है? इसका एक उत्तर यह है कि हमारा सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है। हम सभी के जो पूर्वज हैं वो अलग अलग होते हैं। वंशानुक्रम के बाद में व्यक्तिगत विभिन्नता का एक और कारण है, वो है वातावरण या पर्यावरण, इन्वायरमेंट। व्यक्ति जिस प्रकार के पर्यावरण या वातावरण में रहता है उसी के अनुसार व्यक्ति रहन सहन, आचार विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। और इसके अंतर्गत बालक का भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़ता है? बालक पर पड़ता है। बालक के घर का जो माहौल है, यानी प्रदूषित वातावरण होने से भी उनके व्यक्तिगत भिन्नता रहन सहन पर प्रभाव डालता है। ठंडे स्थानों के बालक लंबे, बलवान, फुर्तीले होते हैं तथा गर्म स्थानों के बालक निर्बल, जिनमें बल की कमी हो, नाटे व आलसी प्रवृत्ति के होते हैं।
नाटे यानी कद काठी में थोड़े छोटे होना, निर्बल, उनमें बल की कमी होना, आलसी प्रवृत्ति। तो दूसरा पॉइंट आपका वातावरण, और तीसरा है जाति, प्रजाति व देश या समाज। इनके कारण भी व्यक्ति में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार की जाति है, प्रजाति है, वह देश होगा, उसी प्रकार से बालकों का विकास होगा। जाति, प्रजाति व देश में धर्म, संस्कृति, आचार संहिताएं, नियम, विश्वास एवं विभिन्न रीति रिवाज मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करके व्यक्तिक विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। उदाहरण भी है, जैसे ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो अध्ययन करने में रुचि दिखाते हैं। जैन समाज के व्यवसाय करने में, क्षत्रिय जो लोग हैं वो युद्ध को प्रिय मानते हैं। तो जैसी जाति उसी के अनुसार उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक भारतीय जो बालक है उनकी आदत, शील, गुण एवं चारित्रिक विशेषताएं एक अमेरिकन बालक की आदत, शील, गुण एवं चारित्रिक विशेषताओं से क्या होती है? भिन्न होती हैं। जैसे आसपास के देखें, चाइना के देखिए आप किस प्रकार के लोग हैं, नेपाल के देखिए, बांग्लादेश के देखिए, पाकिस्तान के देखिए आप। तो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी के प्रकार, उसी के अनुसार आप में चारित्रिक जो चरित्र के गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। आदत आपकी उस सोसाइटी के अनुसार ढल जाती है। तो एक ये पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है आयु, एज। जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी के साथ ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास होता है, और इनसे भी व्यक्ति की जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। आयु के बाद में है परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता भी बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। छोटे बालक की जो समझ है वह कार्य तथा बड़े बालक की समझ व कार्य में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। यह सब होता है परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी के कारण। अब छोटा बालक है, जितनी उसकी समझ होती है उतनी ही बातों को वह समझ पाता है, और बड़ा बालक है वो समझ भी उसमें विकसित होती है, मैच्योर होता है वो, और जो बड़े कार्य हैं वह भी कर सकता है। क्या एक कंपनी है, जैसे बड़ी कंपनी है, छोटे बच्चे को संभाला दी जाए तो क्या वो संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता, अच्छे से वह कार्य नहीं कर सकता। लेकिन वहीं जो बड़ा बालक है उसको काफी अनुभव है, वो मैच्योर हो चुका है और वो आसानी से उस कंपनी की देखरेख कर सकता है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। शिक्षा व्यक्ति को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाती है, जिससे व्यक्ति गंभीर एवं विचारशील बनकर अशिक्षित व्यक्ति से अलग पहचान बनाता है। शिक्षा के कारण एक व्यक्ति में अच्छे गुणों का समावेश होता है। वह बोलने, चालने, उठने, बैठने, कार्य करने के हर तरीके में एक अशिक्षित व्यक्ति से भिन्नता लिए हुए होता है। आर्थिक स्थिति से पिछड़े बालक तथा उच्च वर्ग के बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। शैक्षिक शिक्षा से जुड़ा हुआ, सामाजिक समाज से जुड़ा हुआ, शारीरिक आपके शरीर से जुड़ा हुआ, भावनात्मक या आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ, इन विकासों को भी प्रभावित करती है। क्या? परिवार की आर्थिक स्थिति। कोई गरीब है, कोई उच्च वर्ग में है, जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण व्यक्ति के मन में अनैतिक भावनाएं जैसे चोरी करना, डकैती करना और हत्या आदि पनपती हैं, और वह ऐसे कार्यों को भी पाप नहीं समझता। सातवां पॉइंट है लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस। व्यक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारण लिंग भेद भी है। लड़के व लड़कियों में सदैव भिन्नता रहती है, जिसके कारण बालक व बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास में काफी अंतर पाया जाता है। उदाहरण देखिए, बालक क्या होते हैं? साहसी व परिश्रमी होते हैं। जैसे बहुत साहस होता है, किसी से लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, उस समय तत्परता दिखाते हैं एक बालक। परिश्रमी, मेहनत करने से कतराते नहीं हैं। जबकि बालिकाएं कोमल, दयालु व लज्जाशील होती हैं। लड़के अधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं,
जबकि लड़कियों में सहनशीलता ज़्यादा होती है तथा क्रोध भी उनको कम आता है। एक लड़की है, वो घर में सारा काम करती है। सारा काम करने के बावजूद वह इतना समय भी निकाल लेती है कि वो पढ़ती है। लेकिन एक लड़का काम ना करते हुए भी उसको पढ़ते समय अगर काम के लिए कहा जाए तो उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। लेकिन उस समय एक लड़की क्या होती है, बहुत ही सहनशील होती है। वह उस काम को भी कर लेती है और साथ साथ में पढ़ भी लेती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में होती है सहनशीलता, उनको क्रोध कम आता है। तो ये एक लिंग भेद कारण है। एक है बुद्धि, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। बुद्धि देखिए एक जन्मजात गुण है, ऐसी आपकी जो मनोविज्ञान है वो कहती है, जिसके कारण कुछ बालक तो तीव्र बुद्धि वाले तो कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं और इसी कारण उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इनको आपको समझना है, पॉइंटों को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गए इनके कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं के। अब देखते हैं इसका शैक्षिक महत्व है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व है। एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उन सभी छात्रों को एक साथ बिठाकर एक ही अध्यापन विधि द्वारा एक ही पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है, किंतु छात्रों को उतना लाभ नहीं पाया जाता जितना कि होना चाहिए। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक कक्षा है, सारे छात्र 40 संख्या में हैं, 20 हैं, जितने भी हैं वो बैठे हुए हैं। एक अध्यापक पढ़ा रहा है सभी को, फिर भी एक विद्यार्थी के 50 में से 50 नंबर आते हैं और एक विद्यार्थी के 50 में से 5 ही आते हैं। पढ़ा वही शिक्षक रहा है सभी को। ये क्या है कि उनकी बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की है। उनमें जो सीखने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्व है। इस प्रकार से छात्रों में है वो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ बातें हैं जो शैक्षिक महत्व को बताती हैं। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा, शारीरिक दोष के प्रति ध्यान, गृह कार्य की नवीन धारणा, व्यक्तिगत शिक्षण की व्याख्या, छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि, कक्षा का सीमित आकार और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, व्यवसायिक निर्देशन। तो ये कुछ कारण हैं। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित विधियां। ये विधियां हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रदर्शित करती हैं। पहली है प्रोजेक्ट प्रणाली या परियोजना विधि। इसका जन्म अमेरिका में हुआ और जन्मदाता हैं इसके किलपैट्रिक। याद रखें, प्रोजेक्ट प्रणाली या परियोजना विधि, जन्म अमेरिका में, जन्मदाता किलपैट्रिक। इसके अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है और यह प्रणाली करके सीखने सिद्धांत पर बल देती है। इस विधि में समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करता है। योजना के पदों में परिस्थिति निर्माण, चयन, नियोजन पूर्ण करना, मूल्यांकन तथा अंकन प्रमुख हैं। विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। और यह विधि कहती है कि आप कुछ न कुछ कार्य करके सीखिए, अपने आप करके सीखें। प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रोजेक्ट आपको बता दिया जाता है कि ये विद्यालय है और इस विद्यालय के प्रति आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कौन कौन सी बातों को आप महत्व देते हैं, आप आराम से लिखिए उनको। तो इसी को परियोजना विधि कहते हैं। आप अच्छे से योजना बनाएंगे कि सबसे पहले किसके बारे में लिखना है, कौन सी बातों को महत्व देना है। उद्देश्य होना चाहिए उसके पीछे, उद्देश्यपूर्ण कार्य पूरे मन से करना है आपको। गांव के प्रति हो सकता है या कोई भी कार्य साइंस से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, आपकी संस्कृति से जुड़ा हो, वही क्या आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के माध्यम से आप इतिहास, भूगोल, हस्तशिल्प की शिक्षा
मिट्टी के बर्तन बनाना है, इनके बारे में शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी है इकाई या विनेटिका प्रणाली। यह योजना इलिनॉइस के विनेटिका स्कूल में डॉक्टर कार्लटन वासबरन के द्वारा तैयार की गई। इकाई या विनेटिका प्रणाली, एक विनेटिका स्कूल है इलिनॉइस, और जो मनोवैज्ञानिक हैं यूएसए के हैं डॉक्टर कार्लटन वासबरन, इन्होंने इसको दिया। इस योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बालक अपने अनुसार कार्य कर सकता है और इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर, इकाइयों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है। अध्यापक क्या करता है? मार्गदर्शक होता है, उसको रास्ता दिखाता है कि आपको इस प्रकार से करना है। बाकी करता कौन है? छात्र ही करता है। पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है और फिर उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करता है, और इस प्रणाली में बालक को ग्रेड दिए जाते हैं। तीसरी है डोल्टन प्रणाली। डोल्टन, और प्रतिपादन किया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, ये याद रखें। इस योजना में स्कूल को बाल गृह, चिल्ड्रन होम समझा जाता है, और यह योजना स्वतंत्रता तथा सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित होती है आपकी। इस विधि को स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। स्वयं के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन, वही आपका क्या है? स्वाध्याय। इस प्रणाली में छात्र को उसकी रुचि, क्षमता अथवा योग्यता द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। छात्र को समय के बंधन में नहीं बांधा जाता, और इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। वर्ष भर के कार्य को महीने, सप्ताहों व दिनों में बांटा जा सकता है, और इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, उसी प्रकार से जो इकाई वेनेटिका विधि थी। इसके बाद में डेक्रोली प्रणाली है। इस प्रणाली के जन्मदाता हैं डॉक्टर ओविड डेक्रोली। ये बेल्जियम के प्रोफेसर थे। डेक्रोली प्रणाली में विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होता है, जहां बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है तथा बालक में सामाजिक भावना का विकास किया जाता है, और इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार किया जाता है। डेक्रोली प्रणाली में ध्यान में रखें, जन्मदाता इसके हैं डॉक्टर ओविड डेक्रोली। ये बेल्जियम के प्रोफेसर थे। इसमें विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होता है और बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है, जिसमें क्या हो? सामाजिक भावना हो, उनका विकास किया जा सके। पांचवी है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह योजना डोल्टन प्रणाली तथा विनेटिका प्रणाली का मिला जुला रूप है। कॉन्ट्रैक्ट, छात्र को कार्य करने की इसमें भी पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें समय सारणी का बंधन नहीं होता, क्योंकि छात्र चाहे तो वह 1 वर्ष का कार्य 8 महीने में भी पूरा कर सकता है, और किसी कारण से नहीं कर पाए तो अगले वर्ष भी पूरा कर सकता है। यह है कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इस बच्चे को दे दिया, तो अब वो जाने उसका काम जाने, उसको 1 वर्ष का कार्य 8 महीने में करना है या अगले वर्ष में करना है, तथा कारणों को जानने का प्रयास इसमें किया जाता है। छठी है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड मेथड। यह विनेटिका प्रणाली का ही एक रूप है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में हम पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं, वैसे ही इस प्रणाली में किया जाता है, और इसमें समय सीमा का बंधन होता है। छात्र इन इकाइयों में से एक एक इकाई को साथ लेकर पूरा करना किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन। अगली है आपकी किंडरगार्टन प्रणाली। छोटी छोटी मेथड हैं, देखिए। बालोद्यान विधि। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं ऑगस्ट फ्रोबेल। कहाँ के थे? जर्मनी के। और इस शब्द का जो अर्थ है वह है बच्चों का बगीचा या बालो उद्यान। फ्रोबेल ने इस विधि में शिक्षक को एक माली तथा बच्चे को एक पौधा तथा विद्यालय को बगीचा माना है। किसने? फ्रोबेल ने।
और इस विधि में बालक खेल खेल में ही शिक्षा प्राप्त करता है। दो चार विधियों के नाम दे देंगे और पूछा जाएगा आपसे कि खेल खेल में किस विधि के द्वारा शिक्षा बच्चों को दी जाती है, तो किंडरगार्टन प्रणाली या बालो उद्यान विधि। इसके बाद में मोंटेसरी, इसकी जन्मदात्री हैं डॉक्टर मरिया मोंटेसरी, कहाँ की? इटली की। और इस प्रणाली में कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह प्रणाली मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो यह इंपॉर्टेंट है। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी विधि मोंटेसरी प्रणाली। नौवीं है आपकी ह्यूरिस्टिक प्रणाली या खोज विधि भी इसको कहते हैं, ह्यूरिस्टिक। इसके प्रतिपादक हैं एनी आर्मस्ट्रॉन्ग, ये ब्रिटेन के हैं। और इसका अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब है खोज करना। इस विधि में बालक जिज्ञासु व अधिक क्रियाशील रहता है। आज व्यक्तिगत जो विभिन्नता वाला पार्ट है ये पूर्ण करेंगे अपन, कल पढ़ेंगे व्यक्तित्व को। 10वां पॉइंट है मॉरिसन योजना। यह योजना चिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H.C. मॉरिसन द्वारा तैयार की गई। इस योजना में निर्देशित निर्देशन पर आधारित है। बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं, निर्देशन दिया जाता है और इकाई कार्य पर बल देती है। किसी एक यूनिट विशेष पर कार्य किया जाता है। 11वीं है बेसिक शिक्षा प्रणाली। जन्मदाता महात्मा गांधी, कहाँ के? भारत के। यह विधि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, चारों ओर से उसका विकास हर क्षेत्र में। और इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है तथा यह हस्तकला पर आधारित है। जीवन व्यापन हेतु हस्तकला पर आधारित बुनियादी शिक्षा दी जाती है और यह प्रणाली भी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। इसके बाद में है खेल विधि। मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। विधियों के थोड़े नाम ध्यान में रखें। प्ले मेथड, प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक के खेल विधि के प्रतिपादक। इस विधि के अंतर्गत बालकों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, जैसे गत्ते के टुकड़ों पर कुछ शब्द बनाना, जैसे कूदना, बैठना आदि लिखकर उन टुकड़ों को दूर दूर फेंके दिया जाता है और छात्र उन पर लिखे हुए शब्दों के अनुसार क्रिया करते हैं। यह है खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक की। ये कुछ याद करने की मेथड है, शॉर्ट ट्रिक। देखिए, डाल्टन घूम रही थी पार्क में। डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा दी गई? मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा। कहां घूम रही थी? पार्क में। वॉश किया बनी का टिक्का, यानी डॉक्टर कार्लटन वासबरन ने बिने टीका प्रणाली दी। पैट्रिक को मिला किलो का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक ने। अभी और स्किनर ने किया क्रम से अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। गार्डन में फ्रोबेल सब्जी उगाने के साथ खेल ही खेल में कर रहे थे कोल्ड कुकिंग। और गांधी जी के बेस ने आम की खोज की। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, याद हो जाएंगे, इतनी मुश्किल नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे। एक खेल का सिद्धांत दे रखा है, इसको भी ध्यान में रखें, अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत है। प्रतिपादक हैं इसके सीलर तथा स्पेंसर, कई बार पूछा गया है। बालक में जब आवश्यकता से अधिक शक्ति एकत्र हो जाती है तो वे खेल के द्वारा इस अतिरिक्त शक्ति का व्यय करते हैं, उसको खर्च करते हैं। आलोचना की गई है कि दुर्बल बच्चे जिनमें शक्ति का अभाव होता है वह खेल क्यों खेलते हैं। आपने देखा होगा कुछ कमजोर दिखते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी वो खेल को खेलते हैं। कारण क्या होता है? उनमें अतिरिक्त शक्ति होती है, देखने को मिलती है। उनके आंतरिक शरीर में इस प्रकार की शक्तियां होती हैं जिनके कारण वो खेल पाते हैं।
मनोरंजन सिद्धांत या पुनः प्राप्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं लॉर्ड कामेस तथा पैट्रिक। इन विद्वानों ने खेल को बालकों के लिए मनोरंजन माना है तथा खेल द्वारा बालकों को पुनर्शक्ति प्राप्ति होती है, ऐसा माना है। किसने? लॉर्ड कमेस और पैट्रिक ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये स्टेनली हॉल इसके प्रतिपादक हैं। इनका विचार है कि खेल पूर्वजों के कार्यों की पुनरावृत्ति है। जैसे पूर्वजों ने कार्य किए, वह खेले उनकी क्या है? पुनरावृत्ति। बालक उसी प्रकार के कार्यों में, खेलों में रुचि दिखाएगा, ये कहा स्टेनली हॉल ने। पूर्वाभिनय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं कार्ल गोस और इनका मानना है कि भावी जीवन की तैयारी हेतु बालक खेल में पूर्वाभिनय कर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति करता है। एक है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। खेल के दो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अधिक प्रचलित हैं, एक रेचन सिद्धांत और एक है क्षतिपूर्ति सिद्धांत। दोनों को देखिए। रेचन सिद्धांत में बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए और संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेलते हैं। एक है क्षतिपूर्ति सिद्धांत। इसमें बालक खेल के माध्यम से अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो इच्छाएं जिनको प्राप्त करने में काफी मुश्किलें होती हैं, उनको खेल के माध्यम से वह प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति सिद्धांत। जैसे एक विद्यार्थी या एक बालक है, वो हॉकी नहीं खेल पाता है, यानी उसको काफी कठिनाई महसूस होती है, तो वह क्या करेगा? छोटे मोटे खेल से उसकी करेगा क्षतिपूर्ति। तो ये व्यक्तिगत जो भिन्नताओं वाला टॉपिक है, यह आपका कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और दे रखा है, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म के आधार पर भिन्नता की समझ। ये ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं वही हैं आपके। भाषा, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है और इसके बाद में पढ़ेंगे व्यक्तित्व को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए